मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं गांव के एक नामी गिरामी घराने से थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और होशियार भी थी। मेरे पिताजी के गांव में कई फैक्ट्रियां चल रही थी और गांव के सैकड़ों लोग उन फैक्ट्रियों में काम करते थे। मैं अक्सर अपने पिताजी के साथ फैक्ट्री जाया करती थी। क्योंकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं था तो मेरे पिताजी अपना सारा प्यार मुझ पर ही लुटाते थे। बचपन से लेकर आज तक मैंने जिस चीज़ पर हाथ रखा, मेरे पिताजी ने वो चीज़ें मेरे सामने रख दी। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरी खूबसूरती में चार चांद लग रहे थे और अब हर वक्त मेरे पिताजी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। पिताजी ने मेरे रिश्ते के लिए सबसे कह रखा था और एक दिन मेरे लिए शहर से बहुत अच्छा रिश्ता आया, लेकिन पिताजी मेरी शादी शहर में नहीं कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी गांव में ही हो, ताकि जब वो चाहे मुझसे मिल सके, मेरा हालचाल ले सके और मैं उनके आसपास ही रहूं। वो चाहते थे कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिसको वो पहले से ही जानते हों। और एक दिन पिताजी की नज़र फैक्ट्री में काम करने वाले एक लड़के आर्यन पर पड़ी। आर्यन दिखने में भी बहुत हैंडसम था और पिताजी के दिल के काफ़ी करीब था। पिताजी को वो बहुत पसंद था क्योंकि वो हमेशा ही उनकी बात मानता था। जैसे जैसा मेरे पिताजी उससे कहते वो वैसा ही करता था। आर्यन मेरे पिताजी की बहुत इज्जत करता था और अच्छा कमाता भी था। पिताजी का कहना था कि उनका जो कुछ भी है वो सब मेरा ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़का अमीर हो या गरीब। आज नहीं तो कल पिताजी का सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। और शायद यह बात आर्यन को भी बहुत अच्छे से पता था। इसलिए पिताजी ने जब उससे मेरे रिश्ते की बात की तो उसने फ़ौरन ही हाँ कर दी। उसने मुझे देखने की भी ख्वाहिश नहीं जताई और अपनी माँ को रिश्ता तय करने के लिए हमारे घर भेज दिया। आर्यन की माँ ने मुझे देखते के साथ ही पसंद कर लिया और मुझे मंगनी की अंगूठी पहना दी और कहा कि अब हमसे इंतज़ार नहीं होगा, हमारी प्यारी बहू को हमारे घर जल्दी से भेज दीजिए। उनका कहना ही था कि पिताजी ने और उनकी माँ ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली और अगले 15 दिनों में मेरी शादी आर्यन से हो गई। बहुत से सपने आंखों में लिए मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे दिल में जज्बात उमड़ रहे थे, बेताबियाँ बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। शादी को लेकर बचपन से ही मेरे बहुत सारे सपने थे। बचपन में मैं अपने गुड्डे गुड्डियों की शादी करती थी। मेरा दिल मेरे बस में नहीं था। आर्यन की खूबसूरती के चर्चे भी मैंने पहले से ही सुन रखे थे। जितने भी मेहमान हमारी शादी में आए हुए थे, सब हमारी जोड़ी को देखकर यही कह रहे थे कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सबकी नज़रें हमारे ऊपर ही टिकी थी। लेकिन कभी कभी ये नज़र इंसान को बर्बाद कर देती है और शायद ऐसे ही कोई नज़र हमारे जोड़े को भी लग चुकी थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई कि दूर दूर तक खानदान में मेरी शादी का ही चर्चा हो रहा था। हर किसी की जुबान पर मेरी शादी की ही बात थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ऊपर वाले ने मुझे हुस्न और दौलत दोनों ही दिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं किस्मत के मामले में मार खा गई हूँ। सिर्फ हुस्न और दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। जीवन साथी का जिंदगी भर का साथ भी औरतों के लिए दुनिया की हर खुशी से कहीं ज़्यादा है। और मुझे क्या पता था कि मेरा और आर्यन का साथ सिर्फ कुछ दिनों का ही है। शादी की पहली रात जब आर्यन कमरे में आया तो उसकी बातों में चाहत की वो खुशबू नहीं थी जिसे सुनने के लिए मैं बेकरार थी। ऐसा नहीं था कि आर्यन ने मुझसे बात नहीं की या मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन जो कुछ मैं सुनना चाहती थी वो सब आर्यन ने नहीं कहा था। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई और मैं बहुत खुश थी कि मुझे अपने ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा देवर भाभी भाभी कहता मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। आर्यन मेरे पिता के साथ काम करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर पिताजी ने खुद ही मेरा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था। आर्यन देखने में इतना हैंडसम था कि मुझे भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था और फिर हम दोनों की शादी हो गई। पिताजी ने शादी के तोहफे में आर्यन को 50 लाख रुपये भी दिए थे। मेरी शादी सर्दियों के मौसम में हुई थी। ये दिसंबर का महीना था। शादी के कुछ दिन बाद आर्यन मुझे हनीमून के लिए हिमाचल की बर्फबारी दिखाने के लिए ले गए। मुझे आर्यन के साथ जाने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला था। अभी तो मेरी और आर्यन के बीच सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हुई थी और हम दोनों हिमाचल के लिए निकल गए थे। आर्यन बहुत खामोश आदत का इंसान था और दूसरी तरफ मेरा देवर था जो कि खुश मिजाज इंसान था। दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आर्यन पूरे रास्ते खामोश रहा। मैं तो बाहर की सुंदरता देखकर उसमें जैसे खो सी गई थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ मेरी और आर्यन की दूरियां भी कम हो जाएगी और हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा।
लेकिन तकदीर ने ऐसी नौबत आने ही नहीं दी और हमारी किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं तो आबाद होने से पहले ही बर्बाद हो गई। हिमाचल पहुंचकर एक दिन तो हमने थकान नहीं उतारी। अगले दिन आर्यन मुझे पहाड़ों की तरफ ले गए। ठंड की वजह से मेरा बुरा हाल था। बहुत ऊंची पहाड़ी के किनारे पर ले जाकर आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश की और फिर जल्दी से अपनी तरफ खींच लिया और बार बार इस तरह से मेरे साथ कर रहे थे। एक बार तो मैं सच में नीचे गिरने ही लगी थी, मगर किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैं बच गई। तभी मुझे आर्यन पर गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि आप अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते। यूँ मुझे धक्का देकर क्यों मारना चाहते हैं? आर्यन हंसने लगे और ये बात उन्होंने मजाक में टाल दी। अगले दिन जब हम होटल से निकलने वाले थे तब आर्यन ने मुझसे कहा कि वो पहले जाकर जगह की जानकारी लेकर आते हैं, उसके बाद मुझे लेकर जाएंगे। ये सुनकर मैं तैयार होकर अपने कमरे में ही बैठ गई और बेसब्री से आर्यन का इंतजार करने लगी। आर्यन जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास ही भूलकर चले गए। बहुत देर तक मैंने उनका इंतजार किया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने लगी थी। मैं एक नई जगह पर होटल के कमरे में बिल्कुल अकेली थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने पिताजी को फ़ोन करके सारी बातें बता दूं, लेकिन वो बहुत दूर थे और मेरी फ़ोन की वजह से कहीं परेशान न हो जाए, यही सोचकर मैंने खुद ही होटल के स्टाफ से जानकारी हासिल की। लेकिन उन्हें भी आर्यन के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि वहाँ बैठे एक आदमी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे दिमाग ने मेरा साथ देना बंद कर दिया। उसने मुझे बताया कि होटल से कुछ ही दूर एक बाजार में धमाका हुआ था। मौके पर मौजूद 4 लोग उस धमाके की वजह से जान गंवा बैठे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि आर्यन बाजार की तरफ नहीं गए होंगे। वो तो घूमने के लिए जानकारी लेने गए थे। बाजार से उन्हें कोई काम नहीं था। यही सोचकर मैंने आर्यन को ढूंढना शुरू किया। मेरे पास मोबाइल फ़ोन पर हमारी शादी की फ़ोटो थी। मैं लोगों को वहीं दिखा दिखाकर उनके बारे में पूछताछ कर रही थी और एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने आर्यन को बाजार में जाते हुए देखा था। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। फौरन बाजार की तरफ दौड़ी और पूरे इलाके में नाकाबंदी हो चुकी थी। वहां जाकर मैंने पुलिस वालों को आर्यन की फ़ोटो दिखा दिखाकर उसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस वाले ने मुझे एक पहचान पत्र दिया और कहा कि यह हमें इस जगह से मिला है। हमें यकीन है कि मरने वालों में से ही एक है। मैंने अपने हाथ में उस पहचान पत्र को ले लिया और उस पर आर्यन की तस्वीर देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया, ये सोचकर ही मैं फूट फूट कर रोने लगी कि 5 दिन की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद अब मैं विधवा हो चुकी थी। आर्यन और मेरा साथ बस 5 दिन का ही था। पुलिस वालों ने मेरे घर वालों को खबर कर दी। उन्हें वहां बुलवा लिया और मैं अपनी माँ के साथ रोती धोती लुटी पिटी वापस अपने घर आ गई। जो लोग पहले मुझे देखकर मेरी किस्मत पर बातें बना रहे थे, अब वही लोग मुझे मनहूस कह रहे थे। मेरे बहुत से ससुराल वालों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे कदम इतने मनहूस हैं कि मैं जीते जागते आर्यन को खा गई। बहुत से मेरे रिश्तेदार ने सहानुभूति के नाम पर मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मेरी आत्मा तक छल्ली हो गई। मैं दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती, ना ही किसी के सामने आना चाहती और ना ही किसी से बात करना चाहती। मैंने कई महीने अपने माता पिता के घर गुजारे। मेरी सास अक्सर मुझसे मिलने के लिए आ जाती। मेरी सास एक बहुत ही अच्छी औरत थी। जवान बेटे की मौत के गम ने उनकी कमर तोड़कर रख दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए कभी दोषी नहीं ठहराया। इस तरीके की मुझसे कोई बात नहीं की थी जैसे दुनिया वाला गुस्सा कर रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं थमता। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे रह जाने वाले दुनिया के रहमो करम पर होते हैं। जैसे कि मैं अभी इस वक्त ज़माने के ठोकरों पर थी। जो भी मिलने के लिए आता, आर्यन और मेरी शादी का किस्सा निकाल कर बैठ जाता था। आर्यन की मौत को 8 महीने गुजर चुके थे और ये 8 महीना मेरे लिए सदियों के बराबर थे। एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए आई और वो बातों बातों में मुझे मेरे देवर की शादी की बात बताने लगी। मेरे देवर का नाम अजय था। अजय उनका अब एक अकेला बेटा था और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मेरी सास अजय की शादी करना चाहती है। लेकिन उस समय मेरी हैरत की इंतहा हो गई जब उन्होंने अजय की शादी मेरे साथ करने की बात कह दी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। दुनिया मुझे उनके बेटे की मौत का कसूरवार ठहरा रही थी और वो मुझे अपने दूसरे बेटे की बहू बनाने की सोच रही थी। अजय मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाता था और मेरे आसपास ही रहता,
लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे अजय की पत्नी बनना पड़ेगा। मैंने तो साफ शब्दों में अपनी सास को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब दोबारा उसी घर में मैं दुल्हन बनकर नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दोबारा यही बात की तो मेरे पिताजी ने सोच समझकर हामी भर ली। वो मुझे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। मेरी हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं दोबारा अपना घर बसा लूं। वो अक्सर यही कहते थे कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, बस ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी। अजय के रिश्ते की बात सुनकर उनके चेहरे पर कुछ रौनक आ गई थी, इसलिए मैंने मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी सास अगले ही हफ्ते बारात लेकर आ गई और मैं अजय की पत्नी बनकर उसके घर चली गई, जहां पहली बार मैं आर्यन की पत्नी बनकर गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे आर्यन से बेहद प्यार हो गया था, लेकिन शादी में कुछ न कुछ तो ताकत जरूर होती है कि जीवन साथी अहम हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी की रात जब अजय कमरे में मेरे पास आया तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मोहब्बत से मेरे हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगा कि वो मुझे ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है, जो पहले मेरे हिस्से में नहीं आ सकी थी। पूरी दुनिया मेरे कदमों में रख देना चाहता है। अजय ने मुझ पर अपनी मोहब्बत इस कदर निछावर कर दी कि मुझे बीते दिनों की कुछ यादें भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अजय हर समय मेरे आसपास ही रहता था, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। जब भी कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहता तो अजय एक मजबूत ढाल की तरह मेरे साथ खड़ा रहता। अजय में वे सारे गुण थे जो मैं आर्यन में ढूंढती थी। अजय के अंदाज ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं आर्यन को भूलकर अजय की हो गई थी। हम दोनों एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एक बार फिर से मेरी दुनिया पलट गई। शायद किस्मत को भी मेरा एक और इम्तिहान लेना बाकी था। मैं तो अजय के साथ पूरी तरह से खुश थी। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया जो मेरा सब कुछ बहा कर ले गया। पिताजी के बाद आर्यन की जगह अब अजय ले चुका था और अजय की माँ अब बीमार रहने लगी थी। ऐसे में सारे घर की जिम्मेदारी मैं अकेले ही संभालने लगी थी। और ऐसे ही एक शाम जब मेरी सास कमरे में सो रही थी और मैं आंगन में सफाई कर रही थी तो दरवाजे की बेल बजी। क्योंकि मैं आंगन में मौजूद थी इसलिए मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पहला पति आर्यन खड़ा था। काफ़ी देर तक तो मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी, और जब मुझे अपनी आंखों पर यकीन आने लगा तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आया। किस्मत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही थी। अचानक ही आर्यन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, जिसे मरा हुआ समझकर न जाने कितने दिन तक मैंने शोक मनाया था। जितनी हैरत मुझे उसे देखकर हुई थी उतनी ही हैरत आर्यन को भी हुई थी। मेरी तो जबान ने साथ देने से इनकार कर दिया था। मैं आर्यन से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन एक शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकला। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मैंने साइड होकर आर्यन को अंदर आने की जगह दी और वो अंदर चला आया। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आंगन में एक बड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। अजय की नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास तो दुपट्टा ही मौजूद नहीं है। मैं भागकर कमरे से दुपट्टा पहन कर आई। आर्यन सर से पाँव तक मुझे देख रहा था। मैंने खुद पर काबू पा लिया और आर्यन के साथ बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या सवाल करूं या फिर इसे क्या बताऊं। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और अजय अंदर आ गया। अंदर का मंजर देखकर तो अजय हैरान हो गया। अपने बड़े भाई को जिंदा देखकर उसने उनको गले से लगा लिया और रोने लगा, मगर मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा था। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मुझे अपने आने वाला भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। आर्यन से अतीत के सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कहाँ गया था, कैसे गया था और उसके साथ क्या हुआ था, ये सब तो बात की बात थी, इसलिए मुझे कोई दरकार नहीं था। लेकिन मेरे साथ आने वाला वक्त में जो होना था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं एक ही वक्त में दो भाइयों की पत्नी तो नहीं रह सकती थी, और अब मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अजय के लिए थी। मेरी ज़िंदगी में जो रंग भरे थे, मुझे इन रंगों से चाहत हो गई थी। दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखें तो अजय के वजूद पर जमी हुई थी, जो अपनी माँ को भी उठाकर ले आया था। जवान बेटे को एक बार सामने देखने के बाद तो मेरी सांस में भी जान आ गई थी। आर्यन रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। फिर आर्यन ने बताना शुरू किया कि मुझसे सिर्फ पैसों की वजह से ही उसने शादी की थी। मुझे हिमाचल ले जाकर पहाड़ से धक्का देना चाहता था ताकि मैं आसानी से मर जाऊं, और जब ऐसा नहीं हो सका तो मुझे होटल के कमरे में छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया।
वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, जिससे उसकी मुलाकात एक फेसबुक के ग्रुप में हुई थी और वो लड़की से शादी करना चाहता था। आर्यन भी इस लड़की से मोहब्बत करता था। हिमाचल जाने से पहले ही आर्यन ने तानिया नाम की उस लड़की को बुलाया और लड़की हरियाणा की थी। आर्यन मुझे मारकर उस लड़की के साथ फरार हो जाएगा। आर्यन ने उस लड़के से मिलने की तारीख तय की। वह वही बाजार था जहां से उसका पहचान पत्र बरामद हुआ था। उस लड़की से वहां पर मुलाकात करने के बाद उस लड़की के साथ हरियाणा के लिए रवाना हो गया, लेकिन न जाने कब उसका पहचान पत्र वहां पर गिर गया और इसके कुछ ही देर बाद वह बम का धमाका हो गया, जिसके बारे में आर्यन को भी खबर मिल गई। उसने बताया कि वह उस लड़की के साथ उसके घर चला गया था। उसके पास वो 50 लाख मौजूद थे जो उसे मेरे बाप से शादी के वक्त मिले थे। हरियाणा जाकर तानिया के साथ शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि तानिया का असल मकसद क्या है। तानिया का काम था कि फेसबुक पर इस तरह के बेवकूफ़ मर्दों को पागल बनाना और उनसे उनके सारी दौलत को हथियाना, जो मोहब्बत के नाम पर सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में तानिया ने मुझसे सारी रकम हथिया ली और इसके बाद वह मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी। लेकिन मैं तानिया से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए मैं उसके कदमों में बैठ गया कि मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। मालूम था कि आप लोगों ने मुझे मुर्दा मान लिया होगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि शिवानी मेरी पहली पत्नी अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं ज़बरदस्ती तानिया के साथ दिन गुजारने लगा। मेरे होते हुए भी तानिया ने अपना काम जारी रखा और मेरे सामने ही वह तरह तरह के लड़कों को फेसबुक पर फंसाने का काम किया करती थी। उनसे मुलाकातों की जगह और तारीख तय करती और वहां जाकर पैसे इकट्ठे करके घर ले आती। यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मेरी बीवी इस तरह से गैर मर्दों के पास जाए। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। तानिया को मैंने बहुत मारा और तानिया की माँ देश के सारे गलत कामों में उसके बराबर की हिस्सेदारी थी। तानिया ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मैं बहुत महीनों तक जेल में बंद रहा। कई महीनों बाद एक दिन मुझे पुलिस वालों ने खुद ही आज़ाद कर दिया, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा नहीं करवाया गया था। थाने से आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ जो किया था वही मेरे साथ हुआ और इसलिए मैं थका हारा वापस घर चला आया। उसकी बात सुनकर अजय और माँ एकदम परेशान हो गए, जबकि मैं तो चुपचाप बैठी थी। अजय ने बहुत मुश्किल से आर्यन को ये बात बताई कि अब शिवानी तुम्हारी बीवी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें मुर्दा समझने के बाद शिवानी ने शादी कर ली। ये सुनकर तो आर्यन एकदम से चीखने लगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं जिंदा हूँ और तुमने मेरी पत्नी से शादी कर ली? शिवानी अभी मेरी बीवी है। आर्यन की बात सुनकर मुझे एक झटका लगा और मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उससे पूछा कि उस समय तुम्हें अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं आया जब तुम उसे पहाड़ी से धक्का देने लगे थे, और फिर जब तुम अपने मकसद में कामयाब न हुए तो उसे एक अनजान जगह पर सुबह सवेरे तन्हा छोड़कर एक दूसरी औरत की मोहब्बत पर निकल गए थे। अगर तुम्हारे पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो क्या होता? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बगैर मैंने ये दिन कैसे गुजारे? लोगों ने मेरे बारे में किस किस तरीके की बातें की। मेरी मनहूसियत तुम्हारी ज़िंदगी को खा गई, जबकि तुम तो अपनी महबूबा के साथ रंगरलियां मनाने में बिजी थे और मुझ पर ज़िंदगी इतने तंग कर दी गई कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अगर अजय मेरा हाथ न थामता तो शायद मैं आज अपने कमरे में ही कैद होती या फिर मर चुकी होती। मेरी हालत देखकर अजय ने मुझे पीछे हटाया था। बहुत मुश्किल से अजय ने मुझे संभाला और आर्यन जैसे स्वार्थी और बेवफा इंसान से मुझे घिन आ रही थी, जिसकी माँ अपने जवान बेटे के दुख में बिस्तर पर लग गई थी और वह हमें यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की कहानी सुना रहा था। कुछ ही देर में खबर सारे जहां में फैल गई कि आर्यन वापस लौट आया है और वही लोग जो मुझे मनहूस का किरदार दे रहे थे अब मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मैं किसकी बीवी हूँ और किसके साथ रहूँगी। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आर्यन लौट आया है, अब मुझे अजय से अलग होना पड़ेगा और आर्यन के साथ एक बार फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अजय भी इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं और अजय एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब आर्यन की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। अजय ने सारे मामले को अपने एक दोस्त को बताया जो कि एक वकील था। उसने कहा कि अगर अजय मेरे साथ रहना चाहता है तो आर्यन से मुझे तलाक लेनी होगी और तब तक हम दोनों को अलग रहना पड़ेगा, उसके बाद हम एक साथ रह सकते हैं। यह बात अजय ने आर्यन को बताई तो वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया और उसने तलाक देने से मना कर दिया। लेकिन मैं किसी भी सूरत में आर्यन के साथ अब अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी,
इसलिए मैं अपना सारा सामान उठाकर वहाँ से अपने मायके चली गई। एक बार फिर मेरे माता पिता पर कयामत गुजरी थी। वो सारे मसले को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए मेरे पिताजी ने आर्यन को बुलाकर एक अच्छी रकम पेश की और इसके बदले मेरी आज़ादी को कहा। मेरे पिताजी को आगे उनकी फितरत अब समझ में आ गई थी। बस कुछ पैसों पर ही बिकने वाला इंसान था वो। मेरे पापा से 50 लाख रुपए लेकर आर्यन ने मुझे आज़ाद कर दिया। इसके बाद अजय दरवाजे पर आया और मैं उसके साथ उसकी दुल्हन बनकर चली गई। आर्यन घर छोड़कर जा चुका था और अब अजय और मैं एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब जाकर मुझे और मेरे माता पिता को ये बात समझ आई कि इंसान जैसा दिखाई देता है वो वैसा नहीं होता और मेरे माता पिता ने भी मुझसे अपनी इस गलती की माफ़ी मांगी कि उन्होंने आर्यन की फितरत देखकर मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया, जबकि अंदर से वो खोखला इंसान था। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी, बेटियाँ इतनी बेमोल नहीं होती कि 4 दिन की जान पहचान पर उनकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी जाए। अपनी बेटी को किसी भी ऐसे इंसान के हवाले ना करें और अच्छे तरीके से छानबीन कर लें, ये जान लें कि अगला व्यक्ति इंसान है या हैवान। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।